क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम विकास सोनी है। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की हुई है आईपी की सीरीज़ फॉर डिफेंस एग्जाम्स, जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस। आप सब बच्चे अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत काम आने वाले हैं। और इवन आप अगर 11th-12th से रिलेटेड हैं या किसी और भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो पोर्शन है आपके काम आ जाएगा और इससे एक आधा क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको मैं बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए थे, जिनमें हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, एक्स रेज, हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इवन हमने सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए थे। द लास्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी बेटा जी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर चेक करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स की हेल्प से वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो बच्चा अगर इस चैनल पे नया आया है तो वो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो ठीक है जी, सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेटा जी वो है हमारा एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ सिंपल टर्म्स को देखेंगे। आप सब बच्चों को पता है कि यार जो हमारा जो अर्थ है, देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पोर्शन हम कवर करेंगे और ये कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं तो इसीलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको होना चाहिए, ओवरव्यू से आप देख लीजिए सब बच्चे। तो जो हमारा अर्थ है वो एक बेटा जी गैसेज एनवेल्प से कवर्ड है। उसके जैसे ये अर्थ है तो इसके ऊपर एक गैस का एनवेल्प जैसा, लिफाफे जैसा एक पूरा पोर्शन है, और उसी गैसेज एनवेल्प को जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है एटमॉस्फेयर कहलाता है। और आप सब बच्चों को एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की अगर हम बात करें पता ही होगा, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, और भी काफ़ी सारी गैसेज है जैसे हीलियम है, क्रिप्टॉन है, CO2 है 0.03%, वाटर वेपर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये कंपोजिशन वाइज हुई। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स है। देखिए सबका अपना अपना एक अलग नेचर है और कोई शार्पली डिफाइंड लेयर्स नहीं है। कहीं बोलो सर ट्रोपोस्फेयर के बाद कोई बाउंड्री होगी, उसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फेयर दिखेगा, देखिए इनमें कोई शार्प डिफरेंस नहीं होता है। आपको बताऊँ, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो दूसरी लेयर कब स्टार्ट हो जाए हमें पता ही नहीं लगता, एक फिक्स हाइट तक तो होती हैं ये। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, सॉरी सरफेस ना बोल के अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास में जो सबसे पहली लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जो लगभग 12 किलोमीटर तक होती है। देखिए आप देख भी पा रहे हो, तो ये ऐसा रीजन है बेटा जी जिसकी जो हाइट है वो लगभग 12 किलोमीटर तक है, और जो टेम्परेचर है इसमें वो 290 से लेकर 220 केल्विन तक होता है। यानी अगर आप अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास है तो यहाँ 290 केल्विन टेम्परेचर है। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं तो 12 किलोमीटर ऊपर जाके जो टेम्परेचर है लगभग 220 केल्विन हो जाता है। तो टेम्परेचर भी याद मत करें, जस्ट आपको लेयर पता होना चाहिए। अब अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर तक आपके पास ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है बेटा जी वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 220 से 200 केल्विन होता है। और अगर हम हाइट वाइज करें तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर एंड ओजोन लेयर उसी के अंदर ही आती है, ये लगभग 50 किलोमीटर तक की होती है। यानी देखिए 12 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर हुआ और अप टू 50 किलोमीटर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर ही होती है। और ओजोन लेयर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सब बच्चों को ओजोन लेयर के बारे में पता होगा कि सन से जो निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन, उनको ये ओजोन रे एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। एंड उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें बेटा जी, इसके बाद की जो नेक्स्ट लेयर जो है वो है मीसोस्फीयर। और मीसोस्फीयर की बात करें तो लगभग 180 केल्विन तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। और अगर मीसोस्फीयर की हाइट की बात करें तो बेटा जी अप टू 80 किलोमीटर मीसोस्फीयर की हाइट होती है। एंड उसके बाद अब देखिए 480 तक, शार्पली डिफाइंड नहीं है बेटा जी, फिर बता रहा हूँ, तो 480 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है आप अगर ऊपर देख पा रहे हैं तो बेटा ये सारी की सारी आइनोस्फीयर है। अब नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा आइनोस्फीयर, बिकॉज इसमें आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब सन से लाइट एंटर करती है तो अर्थ के सबसे पहले इसी पार्ट में, अर्थ के इसी एटमॉस्फेयर के पार्ट में एंटर करती है। तो यहाँ पर मौजूद जो है तो पार्टिकल वो टूट जाते हैं, आयंस में चार्ज पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो इसलिए आइनोस्फीयर कहा जाता है। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में, रेज को या बोल सकते हो वेव को या सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। अब इस आइनोस्फीयर के आगे भी अंदर फर्दर 3 टाइप होते हैं बेटा जी, थर्मोस्फीयर, कैनली हेविसाइड लेयर और एप्लेशन लेयर। इनमें जो ये बीच वाली कैनली हेविसाइड लेयर है इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरी लेयर होती है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आइनोस्फीयर मैंने बता ही दिया, तो पार्शियली कंपोज्ड है चार्ज पार्टिकल से, आयंस और इलेक्ट्रॉन से बनी है। और बाकी अर्थ की लेयर्स की अगर हम बात करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो बेटा उसमें लगभग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इन्हीं में चार्ज आयंस यानी पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ओजोन लेयर आप सबको पता है अर्थ तक पहुँचने वाली यूवी रेज को रोकता है, ये पहले ही
कैनली हेविसाइड लेयर मैंने कहा लगभग 110 किलोमीटर हाइट पे होती है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आइनोस्फीयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो कि काम आती है कम्युनिकेशन में। ये सबसे मेन लाइन है, इसको आपने अच्छे से समझना है। चलिए जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सब बच्चों ने ये नाम सुना होगा, हरित ग्रह प्रभाव भी बोल दिया जाता है यार, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ समझ लो, बहुत ही आसान है, इसको पहले तो समझ लेते हैं कि यार ये इफेक्ट होता क्या है। तो आप कुछ ऐसे समझे, ये मान लीजिए बेटा जी अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इस तरह से समझ लीजिए। और आपको पता हो यार सन से काफ़ी सारी रेडिएशंस आती हैं। अब हमने ये बना लिया सन, आपको पता होगा सन से अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं, सन से बेटा जी इंफ्रा रेड रेज भी आती है, और सन से आपको पता होगा विजिबल भी आती हैं। अब इन तीनों में आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट तो जनरली ओजोन लेयर रोक लेता है, इंफ्रा रेड जिसको हम हीट वेव भी बोलते हैं, इंफ्रारेड को हीट वेव भी बोलते हैं, विजिबल हमें देखने में हेल्प करती है। तो ये जो हीट वेव जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो यार कुछ रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के सरफेस से, जिससे सरफेस थोड़ा गर्म हो जाता है, और बाकी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाएंगी। तो देखो कुछ रेज को तो क्या होता है, ये जो लो लाइंग क्लाउड्स मतलब जो काफ़ी नीचे क्लाउड होते हैं, इन रेज को वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भेज देते हैं, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रहने देते हैं, या कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी स्पेशल गैसेज होती हैं जो इन रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। बेटा यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ की जो एटमॉस्फेयर का, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसका जो टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता जाता है। और इसी इफेक्ट को बेटा जी क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। एटमॉस्फेयर का गर्म होना, वार्म अप होना। अब रीज़न मैंने बता दिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेज जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं, और जो लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से ये काम होता है। तो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का गर्म होना किस वजह से, ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशन ही यूज़ होती है क्योंकि सन से रेडिएशन तो तीन आती है, लेकिन हीट वाली यही होती हैं। इनको कौन रिफ्लेक्ट कर देता है, लो लाइंग क्लाउड्स जो काफ़ी नीचे होते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेज। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती, और भी काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, अपन उनकी भी डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इससे इसी इफेक्ट को बेटा जी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आप इसको समझ ही पाए होंगे, डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया पिछली स्लाइड में। अच्छा, काफ़ी सारी गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं, उनमें से आप कुछ को देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखा आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और दूसरे नंबर पे है मीथेन। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है। अगर आपसे बात करें CO2 की और मीथेन की, CH4, देखो इनके सोर्स है, ये आती कहाँ से। सबसे पहले CO2 का सोर्स पता है यार आपको, कोई भी फ्यूल जलाते हो। उसके अलावा लैंड यूज चेंजेस के अंदर, यानी अगर आपसे बोला जाए डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को लगातार काट रहे हैं। अब आपको पता है जंगल में पेड़ पौधे वही तो ऑक्सीजन का सोर्स होता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, यानी उसकी अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप जंगलों को काटते जाओगे तो CO2 तो बढ़ती जाएगी। तो ये सोर्स है कुछ, ठीक है। हाँ, लेकिन यूज़ कौन करता है, फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस है उसमें CO2 यूज़ हो जाता है। यानी अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना चाहते हो तो यार CO2 को एब्जॉर्व कर लो, तो ये वो तरीका है। मीथेन की बात करें तो आपको पता होगा बायोमास बर्निंग, यानी जैसे गोबर हो गया या जो पेड़ पौधों के पत्ते हो गए सूखे हुए, ये इवन आपको पता होगा गोबर गैस या बायोगैस जिसको कहा जाता है, उसका मेन इंग्रेडिएंट मीथेन गैस ही होता है, ठीक है। उसके अलावा फर्मेंटेशन जैसे प्रोसेस के अंदर, उसके अलावा राइस पैडीज, मैं आपको बोल दूँ जो धान होती है, चावल जिसको कहा जाता है, तो उसके जो खेत होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा CH4 मीथेन गैस लगातार बनती है, ठीक है। तो ये सोर्स है कुछ ग्रीन हाउस गैसेज को बनाने की। अब ये रिएक्शन जो CH4 है वो हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, तो आपको पता होगा अल्कोहल बनाता है। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयल से भी इस मीथेन का यूज़ करते हैं। ये देखो पहली वाली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी IR इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, ये भी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर पे इफेक्ट पड़ता है। ये ऑलरेडी आपको पता है, इंपॉर्टेंस वाला लास्ट वाला कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, या फिर ऐसे समझ सकते हो ये किस पे फ़र्क डालता है। ग्रीन हाउस और भी गैसेज है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की बाइट करें, ये भी है, ओजोन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज है। देखिए सबके सोर्स लिख रखे हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी बायोमास को जलाने से, यानी गोबर वगैरह जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, या जो एनिमल्स अपना वेस्ट निकालते हैं, या जो डिकम्पोज हो सकते हैं, उनसे उनको जलाने से जो बनती है नाइट्रस ऑक्साइड भी बनती है। फॉसिल फ्यूल को जलाने से बनता है, फर्टिलाइजर से ये बनता है। अच्छा, इसको कम कैसे किया जा सकता है नाइट्रस ऑक्साइड को, तो यार सोइल के
अंदर डाल दो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फोटोलाइसिस, जैसे आपने देखा होगा बारिश के बाद लाइटिंग वगैरह होती है तो वो बिजली गिरती है, उससे काफ़ी सारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो जो टूट जाती है। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है रिसाइकलिंग में या नाइट्रोजन के साइकिल को मेंटेन करने में। ये भी इंफ्रारेड जो है एब्जॉर्ब करता है और हमारे स्ट्रेटोस्फेयर पे इफेक्ट डालता है। ओजोन के बारे में सबने सुना होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है जिसमें O2 आती है, ऑक्सीजन, O2 से O3 बनता है ओजोन, आपको पता ही होगा। ठीक है, कैटालिटिकल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग NO2 स्पीसीज, मतलब ये कहाँ कम हो जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस है जैसे NO2 वगैरह जो है ना उसको बनाना, वहाँ पर ओजोन का यूज़ हो जाता है। ये यूवी को ऑब्जर्व करता है, आपको पता है, साथ साथ इंफ्रारेड को भी ऑब्जर्व करता है, तभी तो इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करता है, तभी तो यार ओजोन की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है, उसके अलावा पहले रेफ्रिजरेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाके ये मतलब दूसरों के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन आपको पता होगा इंफ्रारेड ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड है ये किसी और के साथ रिएक्शन कर जाता है और ओजोन को रोक नहीं ओजोन इनको रोक नहीं पाती, यानी ओजोन जो है ओजोन के साथ ये जाके रिएक्शन कर जाता है ताकि जो यूवी रेडिएशन है वो नीचे पहुंच पाए, यानी CFC के कारण तो ओजोन में पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, यूवी रेडिएशन नीचे आ जाती है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वोल्केनोज वगैरह इसका सोर्स है, कोयला जलाते हैं, बायोमास बर्निंग, ये सारी SO2 जैसी गैसेस बनाते हैं। ड्राई एंड वेट डिपोजिशन, यानी ये जम जाता है कहीं जगह पर, OH के साथ रिएक्शन है, काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे ये काम हो जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा जी अपन बात करें एरोसोल्स बनाने में काम आता है, और भी बहुत सारे सोलर रेडिएशन को स्कैटर करने के काम आता है, काफ़ी सारे यूजेस हैं, यूजेस में नहीं जाना, अपने ग्रीन हाउस गैसेस की बात करनी थी। ठीक है जी, अब इसके बाद नाउ 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 इसके बाद अपन बात करें तो कम्युनिकेशन यार एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट किए तो हमारा टॉपिक यही था, लेकिन उस टॉपिक से भटक गए थे यार, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अरे कम्युनिकेशन एक्चुअल में मतलब होता है कि आप किसी जानकारी को, किसी इन्फॉर्मेशन को यार एक जगह से भेजो, कोई दूसरा वहाँ से रिसीव करे। ठीक है, बस इसी चीज़ को कम्युनिकेशन ही तो कहा जाता है। ट्रांसमिटिंग मतलब भेजना या रिसीव करना या प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की हेल्प से ये काम करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के मेन जो पार्ट होते हैं 3 होते हैं बेटा जी। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, हालांकि आप दिखाने को तो 5 पार्ट बना सकते हैं, 3 पार्ट अभी मैं अंडरलाइन करूंगा। पहला होता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, भी इन्फॉर्मेशन कौन भेज रहा है, वो सोर्स क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे डिवाइस में भेजा जाता है जो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में बदल के आगे हमारे रिसीवर तक पहुंचाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट होता है जिसको ट्रांसमीटर कहा जाता है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड लिख रहा हूँ, ये मेन कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। दूसरा बेटा जी कम्युनिकेशन जो सिस्टम का दूसरा पार्ट है वो कि ट्रांसमीटर जो है वो क्या कर रहा है। देखिए जैसे मैं हूँ तो मैंने बोला कि मुझे एक बात अपने दोस्त को बतानी है जो दिल्ली में रहता है, मेरी बात जो है वो ये है, भाई तूने खाना खाया नहीं खाया, तो मेरे ये जो वर्ड है तूने खाना खाया नहीं खाया, ये सोर्स है, सॉरी ये इन्फॉर्मेशन है, मैं सोर्स हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है, मुझे अगर उस तक पहुँचाना है तो क्या करूँगा, मैं बोल दूंगा हवा से चला जाएगा, नहीं, मुझे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा या लैपटॉप या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लेट सपोज मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता हूँ, तो जैसे मोबाइल फ़ोन में बोलूँगा तो वो शायद उस साउंड को एक पर्टिकुलर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलेगा, फिर एक सिग्नल की फॉर्म में बनाएगा, फिर उसको एंटीना से भेजेगा। तो ये सारा काम ट्रांसमीटर के अंदर होता है। उसके बाद किस में भेजा जाता है, वो हवा में चला जाएगा जहाँ से वो एंटीना से टकरा के आगे तक जाएगा। तो एक्चुअल में वो होता है चैनल जिसके थ्रू वो भेजा जाता है। अब चैनल एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, वायर्स भी हो सकते हैं, जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे वायर्स होता था, फिर उससे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है रिसीवर तक। जैसे मेरे दोस्त के फ़ोन में फ़ोन की बात करें, वो रिसीवर है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, फिर वहाँ से क्या होता है वो रिसीवर उसको फिर एक सुटेबल फॉर्म में बदल के आउटपुट प्रोवाइड कर देता है जिसको भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये मेन 3 पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए ट्रांसमीटर और बीच में कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर, ये 3 चीज़ें होनी जरूरी है। ये 3 पार्ट होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर। चलिए अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की बात करें। देखो ये पार्ट नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक के अंदर। तो क्या है, देखिए वो जो आइडिया या जो मैसेज जो हमें भेजना है उसको इन्फॉर्मेशन ही कहा जाता है। ठीक है, वो कोई एक सिंगल भी हो सकता है, वो काफ़ी सारे मैसेज भी हो सकते हैं। अच्छा, मैसेज में सिंबल भी भेज सकते हैं, किसी कोड को भी भेज सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। अब सिग्नल्स को जनरली, यानी इन्फॉर्मेशन जो है उसको जनरली 2 तरह के सिग्नल में बदला जाता है, एनालॉग सिग्नल, दूसरा बेटा जी डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल एक ऐसा होता है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है,
जो टाइम पीरियड के साथ चेंज होता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म होता है बेटा जी 0 1 वाला फॉर्म। आपको याद होगा लास्ट टाइम लॉजिक गेट में बताया था मैंने, कंप्यूटर तो सिर्फ यही समझता है ऑन ऑफ, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज या 0 1, ठीक है ना। साउंड जैसे की बात करें तो साउंड का आपको पता होगा कुछ इस तरह से आप वेव बनाते हो साउंड की, ठीक है। तो ये आप देखते हो लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं 2 पीक वैल्यूज़ के बीच में। लेकिन डिजिटल में क्या था बेटा, सिर्फ 2 ही डिस्क्रीट वैल्यू होती है, या तो हाई होगी या तो बेटा जी लो होगी, या तो हाई होगी या लो होगी, या तो 1 होगी या 0 या 1 0, इस तरह से 2 ही फॉर्म मिलती है। तो साइन का ग्राफ इससे बनता है, और आपको पता होगा इसका जो ग्राफ है वो वेव टाइप बनता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें डायग्राम में दिखाई दिया। एंड दिस इज द मेन पार्ट, जो पहला पार्ट है कम्युनिकेशन का, ट्रांसमीटर। देखो क्या होता है ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमिशन यानी वेव्स को जब भेजते हैं ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमीटर जो है ना वो किससे बना होता है। सबसे पहले बेटा ट्रांसमीटर के अंदर भी सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है ट्रांसड्यूसर का। ट्रांसड्यूसर एक्चुअल में एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में बदलता है, या नीचे लिख रखा है ये सारे पॉइंट्स। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक्चुअल में साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। देखो जैसे मैंने कोई शब्द बोला हेलो, तो हेलो एक साउंड की फॉर्म में है, तो उसको सीधा तो नहीं भेजा जा सकता, उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना पड़ेगा। तो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस ऐसा जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में बदले, तो ये साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। कौन भैया, ट्रांसड्यूसर। फिर उसके साथ साथ उसमें लगा होता है बेटा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या काम आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी सिग्नल को अगर हमें भेजना है दूर तक, तो यार उसको भेजने के लिए उसका साथ देती हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव, यानी हम अपने ओरिजिनल सिग्नल के अंदर जानबूझकर एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव को जोड़ देते हैं। तो इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन या इस डिवाइस को मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मिक्सिंग ऑफ ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल विद हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियो वेव, तो वे हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो दूर तक जा सके। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन और इस डिवाइस को मॉड्यूलेटर कहा जाता है। एंड तीसरा जो आता है बेटा जी वो एम्पलीफायर आता है। तो देखो थोड़ा सा पावर को पहले ही बढ़ा के भेज दो, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना सिग्नल का, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। और इसको काम को करवाने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं वो एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को पहले ही बढ़ा देता है ताकि दूर तक भेजा जा सके। एंड लास्ट जो लगा होता है वो एंटीना लगा होता है। एंटीना आपको पता है जो क्या करता है, मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को हमारे कम्युनिकेशन चैनल में एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो इन चारों का जो कम्बिनेशन है वो आपका ट्रांसमीटर ही होता है। आप अगर नीचे ब्लॉक डायग्राम में देख पा रहे तो आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी ट्रांसमीटर की बात करें। अब उसके बाद आता है बीच वाला पार्ट, कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमीटर ने वो सिग्नल कहाँ भेजा, तो वो जो कम्युनिकेशन चैनल है उसके अंदर भेजेगा। कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, सिग्नल को कैरी करता है, उसको कहाँ तक पहुँचाता है, वो उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचाता है, ये काम है। अब कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको बेटा जी ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि इसी के थ्रू तो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, या इसको लिंक के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम बोल दो, ट्रांसमिशन लिंक बोल दो, सिंपल लिंक बोल दो, या कम्युनिकेशन चैनल बोल दो, एक ही बात है। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी कई तरह का होता है कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे। जैसे रेडियो कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर आपको पता होगा फ्री स्पेस में सिग्नल भेजे जाते हैं। अगर आप टेलीफोन या टेलीग्राफी की बात करें तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन होती है अलग से। अगर आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज रिसीवर। आपको पता होगा यार ट्रांसमिशन, जो एंटीना ट्रांसमीटर ने सिग्नल को कम्युनिकेशन चैनल को भेज दिया, कम्युनिकेशन चैनल से वो पहुंचता कहाँ चला जाएगा, वो रिसीवर तक जाएगा। तो रिसीवर में क्या क्या होता है, सबसे पहले रिसीवर में होता है एक पिकअप एंटीना। देखो पहले नंबर पे होता है पिकअप एंटीना जो सिग्नल को पिक करता है। दूसरा डीमोडुलेटर। देखो जैसे हमने ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन किया था उसके साथ जानबूझकर एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को जोड़ा था ताकि वो दूर तक जा सके। अब उस हाई फ्रिक्वेंसी वेव को अलग करना, हमारे ओरिजिनल सिग्नल को अलग ऑब्टेन करना, दैट इज डीमोडुलेशन। इसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो डीमोडुलेटर है। सेपरेट आउट करना ऑडियो सिग्नल को किससे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से। मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब जो अभी हमें रिसीव हुआ उसमें से ऑडियो सिग्नल को अलग करना, हाई फ्रिक्वेंसी को अलग करना। फिर से थोड़ी सी पावर कहीं कमता नहीं होगी तो उसको फिर से आप एम्पलीफाई कर दो ताकि सिग्नल को स्ट्रेंथ मिल सके। एंड लास्ट में ट्रांसड्यूसर, फिर से आपको पता है उसको जैसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है वापस साउंड में तो बदलना पड़ेगा, तो वो लगा दोगे ट्रांसड्यूसर लगा दोगे। तो इस तरह से ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है किसका बेटा जी, आपका एक रिसीवर का। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें अपन तो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी कई टाइप में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन चैनल। जैसे अगर बात करें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स के बेसिस पे, मतलब आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हो उसके बेसिस पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्पीच ट्रांसमिशन भी होता है जिसमें सिर्फ बोल के भेजते हैं, साउंड होता है। पिक्चर ट्रांसमिशन जिसमें फ़ोटोज़ भेजते हैं। फैक्स मशीन ट्रांसमिशन जिसको फैक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं, पिक्चर्स को भेजते हैं स्टैटिक फॉर्म में। आपको पता होगा एक जगह से दूसरी जगह आजकल फैक्स बहुत कम हो गए। उसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे जैसे एनालॉग सिग्नल को भेज रहे हैं तो एनालॉग कम्युनिकेशन कहलाएगा।
इसमें क्या क्या होता है, जैसे टेलीग्राफी की बात करें इसमें कोड्स का यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट की बात करें इसमें साउंड और पिक्चर दोनों भेजी जाती हैं। अच्छा, टेलीफोनी की बात की जाए इसमें वही सिग्नल भी होते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, वायर्स लगी होती है, आपने देखा हो तार वगैरह फ़ोन के साथ। रडार की बात करें तो रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपको पता होगा, डिस्टेंस वगैरह पता लगाने के लिए। टेलीप्रिंटिंग की बात करें तो मैसेज को एक जगह टाइप किया जाता है और दूसरी जगह उसको जो रिसीवर है रिसीव करता रहेगा और वहाँ से चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस तरह से काफ़ी सारी होते हैं यार ये इनके बेसिस पे। और डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो यार इसमें डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं 1010 वाला। इसमें जैसे फैक्स मशीन वाला है बेटा, मोबाइल फ़ोन वाला है, ईमेल है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जीपीएस, हर एक मोबाइल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होता है। इन सब के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा तो डिजिटल कम्युनिकेशन का ही तो ये पार्ट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। ट्रांसमिशन चैनल के बेस पे, ट्रांसमिशन चैनल का मतलब यार तुम जिस एटमॉस्फेयर में से या जहाँ से भेज रहे हो यार वो कैसा है। अगर आपने वायर वगैरह लगा रखी है उसको लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, और अगर आप सीधा हवा में ही भेज रहे हो उसको स्पेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब मॉड्यूलेशन के बेसिस पे, मॉड्यूलेशन आपको याद होगा, हम अपने ओरिजिनल सिग्नल, बेचारा कमज़ोर है ओरिजिनल सिग्नल, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो उसके साथ जानबूझकर एक कैरियर वेव जोड़ देते हैं ताकि यार अब तो दूर तक जा सके। और मैंने बताया था उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो कैरियर वेव को जोड़ने वाले प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये कई तरह से होता है। पहला है जैसे बेटा जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें मॉड्यूलेशन करते टाइम पे एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। मॉड्यूलेशन टाइम पे करते मॉड्यूलेशन को करते टाइम अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करे कैरियर वेव की तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज चेंज करे तो फेज मॉड्यूलेशन। अब फेज के अंदर भी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये काफ़ी सारे टाइप्स हैं बेटा जी। ठीक है ना, कोई ज़्यादा डिटेल में मत जाए इसके, जस्ट मॉड्यूलेशन के टाइप है। ये ज़्यादातर आपको 3 सुनाई देते हैं। एफएम सुना होगा ना, एफएम सुनते हो, रेडियो मिर्ची ये वो, तो वो बेटा जी एफएम की फुल फॉर्म यही होती है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, मॉड्यूलेशन वर्ड आ गया था तो मॉड्यूलेशन के बारे में भी जान लेते। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जोड़ देते हैं ताकि वो दूर तक जा सके। बेटा इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को तो मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्यों करते हैं मैंने कहा, देखो इसका कारण होते हैं वैसे तो कुछ। एक तो क्या होता है, अगर लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है उसके लिए जो एंटीना है वो हाई चाहिए, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा चाहिए, किसकी, एंटीना की। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम बहुत ज़्यादा हाइट वाले एंटीना ले सकें। तो पहली ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पावर रेडिएटेड की प्रॉब्लम होती है कि जो पावर रेडिएटेड होती है बेटा जी वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। अब देखो ज़रा, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल भेजेंगे तो पावर रेडिएटेड भी कम होगी एंटीना की, दूर तक नहीं जा पाएगा। और तीसरा, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी उसको जोड़ देते हो वेव को तो वो मिक्स नहीं हो पाती। मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से मॉड्यूलेशन किया जाता है। देखो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल जनरली लो फ्रिक्वेंसी का कुछ इस तरह से होता है, और जिस वेव के साथ जोड़ते हैं जिसको अपन कैरियर वेव बोलते हैं वो एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है। अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है। जैसे यहाँ से देखो, हमारी ओरिजिनल सिग्नल ने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही चक्कर पूरा किया, तब तक उसके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास है ना। तो उसने जहाँ एक ही चक्कर पूरा किया था, इसने 10 चक्कर पूरे कर दिए। तो फ्रिक्वेंसी तो जाहिर से नीचे की ज़्यादा है। अब बेटा जी मॉड्यूलेशन का काम 3 तरह से होता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके, एएम, एफएम एंड पीएम। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पीएम मतलब फेज मॉड्यूलेशन। ये 3 टाइप है फर्दर इनके, तो इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी एएम, एएम बोले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो आप एक बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, कभी भी हम अपने ओरिजिनल सिग्नल में कोई चेंज नहीं लेके आते। चेंज जो होता है वो हमेशा कैरियर वेव के अंदर लाना है। अब आप देखिए ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है और ये कैरियर वेव है। देखो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स है। अगर हम क्या करें यार, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को बदल दें। अब कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, इतना ही है। अगर मैं इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज कर दूँ अकॉर्डिंग टू अवर ओरिजिनल सिग्नल, ये ओरिजिनल सिग्नल जैसे यहाँ से ही ऊपर जा रहा है तो हमने क्या किया, इतने इतने पोर्शन में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार ऐसे बढ़ा दिया है ना। इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते, देख लो इसका एम्पलीट्यूड इस तरह से चेंज हो रहा है। देखो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए पहले इतना होना चाहिए था, इतना, ये नॉर्मल था। अब कुछ जगह पे कम भी हो गया और कुछ जगह पे बढ़ भी गया, फिर देख लो कम भी हो गया फिर बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, यहाँ एक ऊपर वेव बन रही है, एक नीचे वेव बन रही है। तो ये जो नीचे कम्बिनेशन देख रहे हो, ये आपकी जो वेव है इसको मॉड्यूलेटेड वेव बोलेंगे। और कौन सी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बोलेंगे। अब इसके अंदर देखो आपको 3 वेव दिख रही होंगी। एक वेव ऊपर दिख रही है, हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, नीचे वाला भी देख लो सिग्नल है, और बीच में हमारी कैरियर वेव है। ठीक है, तो ऊपर वाले को अपर साइड बैंड बोल देते हैं, अपर साइड बैंड, और नीचे वाले को बोल देते हैं बेटा लोअर साइड बैंड। और नीचे अंदर क्या है, अंदर है कैरियर वेव। ये सारी कहानी लिखी हुई है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर वेव का, किसके अकॉर्डिंग, हमारी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। फ्रिक्वेंसी जो है कैरियर वेव की वो बदलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को बदलना है यार, तभी तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा।
और जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, यहाँ पर एक दो फैक्टर्स आपको बताना चाहिए। देखो हमारी जो कैरियर वेव है उसका ये जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन AM से लिखते हैं, और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम EC से लिख देते हैं, और भी सिंबल यूज़ कर सकते हो तुम। एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है बेटा जी। क्या होता है कि हमारी जो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड बाय ओरिजिनल वेव का, ठीक है ना, ये मत लगाओ, सिंपली देख लो एम्पलीट्यूड किसका, हमारी सिग्नल का डिवाइड बाय कैरियर वेव का, इस रेशो को मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला और भी आप देख सकते हो, रेशो ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, उल्टा लिखा गया क्या, तो ऐसे लिख लो, एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर वेव का डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड किसका, हमारा ओरिजिनल सिग्नल का। इसी रेशो को बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला ये भी है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमा। देखो आप क्या देखो, अगर पीछे वाले डायग्राम में देखो तो मॉड्यूलेशन करने के बाद कुछ जगह जो है एम्पलीट्यूड बढ़ गया और कुछ जगह एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो आप क्या करो, जो मैक्सिमम बढ़ने से एम्पलीट्यूड हुआ और जो मिनिमम से आया उसका डिफरेंस डिवाइड बाय मैक्सिमम और मिनिमम का सम, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी तुम ये काम करवा सकते हो। मान लीजिए आपको कहा यार दो वेव को आपने मॉड्यूलेशन करवाया, मॉड्यूलेशन करवाने से उनका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 20 है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 50 है, तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है। तो बहुत आसान है, मैक्सिमम 50 माइनस मिनिमम 20, मैक्सिमम 50 प्लस मिनिमम 20, तो आपके पास क्या जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाई 70, तो आपके पास 3/7 क्या आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इस तरह से तुम निकाल सकते हो। या फिर तुम्हें बोल दे यार कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, तो जस्ट रेशियो निकाल के भी काम चला सकते हो। तो इस तरह से मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा जी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखो अगर हम कैरियर वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करें हमारे ओरिजिनल सिग्नल के अकॉर्डिंग, चेंजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू ऑडियो फ्रिक्वेंसी। जैसे यहाँ से देखो ये वेव इस तरह से सिंगल एक फ्रिक्वेंसी है ना यहाँ तक, तो अगर आप देखें यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ इस रीजन में फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर वेव्स पास आ गई, इस जगह ये एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी देख लो हम यहाँ पर काफ़ी कम कर देंगे, लूज हो गया ना, इनके बीच में गैप बढ़ गया। फिर से यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गया, फिर फ्रिक्वेंसी कम हो गया, तो यानी अकॉर्डिंग टू अवर ओरिजिनल सिग्नल हम इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। इस बार इसकी फ्रिक्वेंसी पे चेंज आएगा, इसलिए इसको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या FM कहा जाता है। और जो आप सुनते हो FM वो यही होता है। इसकी जो वैल्यू है लगभग 88 मेगाहर्ट्ज से लेके हम 108 मेगाहर्ट्ज तक अलॉट कर रखा है हमने FM के लिए, आपको शायद पता होगा। इसके बाद बेटा जी फेज़ मॉड्यूलेशन, PM कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। फेज़ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फेज़ को चेंज किया जाता है। जैसे देखिए ये हमारा एक एनालॉग डिजिटल सिग्नल है और ये हमारा मान लीजिए वेव है जिसको हम भेजते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसकी पल्स को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है तो पल्स कम होगी, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है पल्स कम हो गया, यहाँ पर 0 है तो देख लो ये 0 हो गया, फिर दूसरी तरफ थोड़ा है तो इसको थोड़ा सा कर दिया, बहुत नीचे है ये नेगेटिव तो इसको और कम कर दिया। तो यानी अकॉर्डिंग टू अवर कैरियर वेव हम क्या करते हैं, पल्स को चेंज करते हैं यार, प्लस पल्स के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, इसको पल्स मॉड्यूलेशन कहा जाता है। हालांकि इसके भी कई टाइप होते हैं, पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करना, यानी इसकी जो देखो ये नॉर्मल विड्थ है, इनके बीच में देख लो सबकी विड्थ बराबर है, लेकिन कभी जो विड्थ पल्स की विड्थ बीच वाली नहीं बेटा जी, ये पल्स की विड्थ सबकी बराबर थी। देखो अब यहाँ पर पल्स की विड्थ किसी की कम है, किसी की और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, फिर बढ़ गई। तो पल्स की विड्थ को चेंज करना अकॉर्डिंग टू अवर सिग्नल। दूसरा है पल्स पोजीशन, तो पल्स की पोजीशन कहाँ है, यहाँ मान लीजिए पहले पल्स यहाँ थी उसको यहाँ ले आए, पहले यहाँ था उसको इतना दूर ले आए, पहले यहाँ था थोड़ा सा दूर ले आए, तो आप पल्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू अवर कैरियर वेव, तो वो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन कहलाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको फिर बता दूँ। पल्स के बाद बेटा जी आपका मॉड्यूलेशन के बाद आपका है डीमॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन से जस्ट उल्टा प्रोसेस, हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को अलग करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को अलग कर देंगे। इसी प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन कहा जाता है। डिटेक्शन भी इसको बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जो सिग्नल हमें मिलता है सबसे पहले रेक्टिफायर में भेजते हैं, वो क्या करता है उस वेव को आधा कर देता है, फिर उसमें से एनवेल्प डिटेक्टर डिवाइस लगा के हम अंदर वाली कैरियर वेव को अलग कर देते हैं और फाइनली आउटपुट मिल जाता है। कुछ इस तरह से समझे। ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसमें मॉड्यूलेशन हुआ है। सबसे पहले रेक्टिफायर ने क्या काम करा बेटा, आधी वेव बना दी, देख लो ऊपर की आ गई। फिर क्या किया, हमें आउटपुट चाहिए, फिल्टर ने क्या किया, इस बीच वाली कैरियर वेव को, एनवेल्प डिटेक्टर ने बीच वाली कैरियर वेव को अलग कर दिया, हमारा ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से मिल जाता है। अच्छा आप सब बच्चों ने मॉडम नाम सुना है, एक्चुअली में मॉडम होता क्या तुम्हें पता है? मॉडम यार मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ही तो होता है। मॉडम एक्चुअल में किससे वर्ड से बना है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, और दूसरा वर्ड मैं क्या बोल रहा हूँ, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ से मॉड्यूलेटर से MOD, डीमॉड्यूलेटर से DEM, मॉडम, इसी से ये नाम मॉडम बना है। मॉडम आप सबने यूज़ किया होगा, कंप्यूटर्स होते हैं सबके घर में, हम कंप्यूटर सिस्टम लगाते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, एक मॉडम लगा होता है। तो मॉडम एक्चुअल में मॉडरेटर और डीमॉड्यूलेटर का कम्बिनेशन है जो दोनों काम कर सकता है।
ठीक है जी, बड़े अगले टॉपिक पे बेटा जी। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्पेस कम्युनिकेशन। अगर हम स्पेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस यूटिलाइजिंग द फिजिकल स्पेस अराउंड द अर्थ के आसपास के स्पेस का यूज़ करना है। तो देखो EM वेव्स को जनरली भेजा जाता है, जनरली रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। अच्छा, टेलीविज़न और अदर कम्युनिकेशन में बेटा रेडियो वेव के अलावा माइक्रोवेव भी हो जाती है। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, स्काई वेव प्रोपेगेशन है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन है। तीनों को आज की वीडियो में डिस्कस कर देंगे। मतलब ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर एक सिंगल शॉट में कर लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं गए। आपको पता होगा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू सा कर रहे हैं अभी, ताकि तुम्हारे दिमाग में सारे कंसेप्ट एक बार घूम जाए। ठीक है ना, कई तरह का होता है कम्युनिकेशन। अब चलो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें वो है ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपेगेशन। अब नाम से ग्राउंड फील आ रहा है, तो आप ऐसे समझो कि सिग्नल को यार अलोंग ग्राउंड ही भेज दिया जाता है, ग्लाइड करके, जैसे सरफेस के ऊपर ऊपर उड़ के जा रहे हैं। इन दिस रेडियो वेव जो है ना वो ट्रैवल करती है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस यानी कर्वेचर के ऊपर ऊपर ही घूमती है इस तरह से। तो जहाँ से सिग्नल को भेजना है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, इसके थ्रू पहुँच जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर से जाने की जरूरत नहीं, सरफेस के ऊपर। तो इनमें क्या होता है, जो बेटा जब ये वेव जाती है ना, तो ग्राउंड के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जिससे इनकी एनर्जी लॉस्ट होती जाती है। ये नहीं, सिग्नल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ग्राउंड या स्पेस वेव प्रोपेगेशन के थ्रू सिग्नल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता, थोड़ी दूर भेजा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे प्रोपेगेट करते हैं इनकी एनर्जी लॉस होती रहती है। तो इसी चीज़ को, इनकी एनर्जी का डिक्रीज होना, इसको बेटा जी एटोनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटोनेशन कहा जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करोगे, एटोनेशन का काम ज़्यादा होगा। यानी एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव तुम इसमें नहीं भेज सकते, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को इनमें नहीं भेज सकते इस तरीके से, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से। ठीक है। इसलिए देखो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो ओवर अर्थ है, इट टिल्स ओवर मोर ड्यू टू द डाइफ्रैक्शन। अब आपको पता होगा चीज़ों से साउंड जो है वो मुड़ भी जाता है, डाइफ्रैक्शन करता है, तो इसलिए ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, एटोनेशन को ये बढ़ावा देता है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस जो वेव है वो क्या हो जाती है, लगभग अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, या उन वेव की डेथ हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ग्राउंड प्रोपेगेशन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ठीक है, लगभग 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक ठीक है, इनमें काम आ जाता है। यानी लॉन्ग वेवलेंथ, अरे लॉन्ग वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ ज़्यादा, यानी फ्रिक्वेंसी कम, उन्हीं के सिग्नल्स के काम आता है ये वाली प्रोपेगेशन। दूसरे नंबर पे बेटा जी स्काई वेव प्रोपेगेशन, एक ऐसा तरीका जिसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, उसको आइनोस्फेयर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है। देखो ट्रांसमीटर से सिग्नल्स को भेजा जाता है बेटा जी ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो आइनोस्फेयर से जाके टकरा के नीचे आ जाता है। मतलब एक टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ बेटा जी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन किसने किया, कोई मिरर नहीं लगा, ये किया अर्थ के एक एटमॉस्फेयर ने, जो कि है आइनोस्फेयर। इसलिए इसको आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि आइनोस्फेयर का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनकी भी अपनी एक लिमिट होती है आइनोस्फेयर लेयर की भी, यार ये किस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इस तरीके को स्काई वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो आइनोस्फीयर एक लेयर है, आपको पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर लगभग 80 से 300 के बीच में, एग्जैक्टली आपको पता ही है, लगभग 480 तक चलता है। यहाँ 300 क्यों लिखा, क्योंकि 300 के बाद काफ़ी कम हो जाती है लेयर। तो ये रेडियो वेव लगभग 2 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी वाले को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो स्काई वेव का यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन में, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, या मीडियम या शॉर्ट वेव बोल दो। मीडियम शॉर्ट वेव का मतलब जिनकी वेवलेंथ कम हो, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले यूज़ हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज बेटा जी स्पेस वेव प्रोपेगेशन। देखो स्पेस वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो वेव है उनको भेजा जाता है रिसीवर एंटीना से, या तो डायरेक्टली भेज दो, या ट्रोपोस्फेयर से रिफ्लेक्ट करवा दो, या अर्थ के सरफेस से। 3 तरीके होते हैं, या तो क्या करो सिग्नल को सीधा ही भेज दो, या तो क्या करो आइनोस्फेयर ही ट्रोपोस्फेयर से रिफ्लेक्ट करके आए, या फिर ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करवा के भेज दो। ये तीनों ही कैटेगरी इसी के अंदर आते हैं। और स्पेस वेव का जो अगर हम बात करें तो स्पेस वेव में ही रेडियो वेव जो है हाई फ्रिक्वेंसी वाली 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, देखो पीछे वाले की लिमिट थी 30 मेगाहर्ट्ज तक था, क्योंकि आइनोस्फेयर की अपनी एक लिमिट है यार, किसको रिफ्लेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा वाले इसके थ्रू होते। तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 तक, या 300 से लेकर 3000 तक, या माइक्रोवेव जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा है, यानी गीगाहर्ट्ज के अंदर आ जाता है बेटा, तो 3 गीगाहर्ट्ज की रेंज में आ गया। तो इन सबको डायरेक्ट भेज दो, या फिर आप ट्रोपोस्फेयर से भेज दो, या अर्थ के सरफेस से एक बार रिफ्लेक्ट करवा के भेज दो। तो ये बेटा जी स्पेस वेव प्रोपेगेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपेगेशन को लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिग्नल है उसको सीधा भी भेजा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से सीधा गया, तो अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो यार दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की साइट में, इसलिए इसको लाइन ऑफ साइट यानी LOS प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। और LOS प्रोपेगेशन में माइक्रोवेव यूज़ होती है, मैंने तुम्हें बहुत पहले भी बताया हुआ है। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो होता है ना, 2 एंटीना और रिसीवर के बीच में, उनमें दोनों एक दूसरे को देख पाए, मतलब जहाँ से भेज रहे हैं जहाँ से रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे को दिखने चाहिए। स्पेस वेव प्रोपेगेशन है, उसमें क्या किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी टीवी या FM सिग्नल्स को भेजा जाता है, यही तो है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्यों कहा बेटा, देखो लाइन ऑफ साइट से सीधा भेजा, आगे फिर भेजा, आगे फिर सीधा भेजा, इस तरह से एक लिंक क्रिएट हो जाता है कि आप एक एंटीना से
किसी दूर एंटीना तक सिग्नल को एक एक करके भेज सकते हो। इसको बेटा जी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे यूज़ होते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। लगभग अर्थ के सरफेस की अगर बात करें तो यार कर्व हो जाते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट है। लगभग 50 किलोमीटर दूर तक सिग्नल ऐसे सीधा भेजा जा सकता है LOS के थ्रू। और ये ऐसे LOS के थ्रू भेजते जाओ तो ये पूरा जो एक लिंक बन जाता है ना, इसको बेटा जी माइक्रोवेव लिंक बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा कई बार सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा यार सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ लगातार घूमता है, जैसे जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो मून सैटेलाइट है अर्थ का। इस तरह से काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी एक टाइप का लाइन ऑफ साइट वेव माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ही है। मतलब लाइन ऑफ साइट वाला है जिसमें माइक्रोवेव यूज़ होती है, बस इसमें सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। जो बीम है उसको सैटेलाइट के पास भेजा जाता है, जब ऊपर भेजते हैं इस चीज़ को अपलिंक कहा जाता है, फिर वापस वो सिग्नल को नीचे भेजता है, इसको बेटा जी डाउनलिंक कहा जाता है। जैसे अपलोड और डाउनलोड वैसे ही बिल्कुल समझ सकते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना डन जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से करते हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से स्टेशनरी अपीयर होते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी वो पोजीशन को चेंज करेंगे, इसलिए जियो स्टेशनरी का ही यूज़ किया जाता है इसके अंदर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो इसका वही सेम टाइम पीरियड होता है जो अर्थ का है। मतलब अर्थ अगर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर करती है। ये जियो स्टेशनरी का कंसेप्ट बेटा जी ग्रेविटेशन, यानी इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और अर्थ से देखने पे ये स्टेशनरी लगते हैं, और आपको पता होना चाहिए लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ के सरफेस पे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है बेटा जी इज अ स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट। एक ऐसे समझ सकते हैं एक स्पेस क्राफ्ट की तरह ही होता है जो स्पेस में हमने रखा होता है, विच जिनके पास ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनके पास जिनको रेडियो ट्रांसपोंडर कहा जाता है, ट्रांसपोंड करने वाले, ट्रांसपोज करने वाले, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो उनके पास सिग्नल पहुंचता है यार उसको रिसीव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसको भेजते हैं। तो काफ़ी सारे काम करते हैं ये, ठीक है। और सिग्नल जो ऊपर भेजा जाता है उसको अपलिंक्ड कहा जाता है, और जो वापस रिसीव किया जाता है उसको डाउनलिंक कहा जाता है। इस तरह से कम्युनिकेशन जो है एक सेटअप किया जाता है इनके बीच में। और आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल सैटेलाइट से पूरा अर्थ कवर नहीं होता, तो आपको मैं बता दूं कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का आप यूज़ करके पूरे अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो जियो स्टेशनरी का यूज़ करके, क्योंकि 120 डिग्री के एंगल पे ये क्या करेंगे, पूरे को कवर कर देंगे, पूरे ग्लोब को। इसी जैसे ही सिस्टम का यानी इन्हीं सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है बेटा जी पोजीशंस बताने के लिए, इसलिए इसको जीपीएस कहा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक सिस्टम है जिसमें सैटेलाइट्स का यूज़ करके हम अपनी कभी भी कहीं की भी करंट पोजीशन बता सकते हैं। और आपको पता होगा आज के टाइम पे मैप्स की बात करें, गूगल मैप्स की बात करें, उन सब में इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है। एंड अब देखिए एक छोटा सा सिस्टम, एक लास्ट टॉपिक है। जैसे हम मान लीजिए किसी को फ़ोन मिलाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा वो जो कॉल है वो लोकल एक्सचेंज तक जाता है, तो वो केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू मेन एक्सचेंज में पहुंचाया जाता है। तो मेन एक्सचेंज से उसको अर्थ के सैटेलाइट स्टेशन तक पहुंचाया जाता है, फिर उसको माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करके एंटीना के थ्रू सैटेलाइट तक पहुँचा देते हैं। सैटेलाइट उसको रिसीव करता है, फिर क्या करता है दूसरी जगह एंटीना को भेज देता है, रिसीवर एंटीना को, फिर वो अर्थ के मेन सैटेलाइट स्टेशन पर भेजता है, वहाँ से मेन एक्सचेंज में, फिर कोएक्सियल केबल से लोकल एक्सचेंज में, और वहाँ से रिसीवर के पास फ़ोन आ जाता है। तो देखो इस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए तो जैसे तुम बोलते हो हेलो उसी के बाद उस तक वो आवाज़ पहुंच जाती है, ज़्यादा डिले नहीं होता। तो बेटा जी ये था आपका कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम का ओवरव्यू सा, मैंने सारा ब्रीफली सा बता दिया। मतलब एक सिंगल वीडियो के अंदर, सिंगल थ्रोट के अंदर सारा कम्युनिकेशन सिस्टम अपने डिस्कस कर लिया, जो मेन बातें थी। हालांकि डीप में जाओ तो बहुत कुछ है, अगर आप +2 के कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफ़ी कुछ है। हमने जस्ट एक ओवरव्यू पढ़ा है ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो हमारी मॉडर्न फिजिक्स भी आज कंप्लीट हो चुकी है। अपन जो कल है यानी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, और सारे ढेर सारे कंसेप्ट होंगे। ग्रेविटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ग्रेविटेशन से भी कम 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस साल के एग्जाम में, तो उसको भी मिस नहीं करना। और जिस बच्चे ने ये वीडियो लाइक नहीं की लाइक कर दो, चैनल जो नया आया चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी। और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखनी है जो आपके एनडीए एग्जाम से रिलेटेड या अदर डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।